हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज 12वीं क्लास में गणित विषय में हम पहली एक्सरसाइज संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला फलनों का संयोजन, दूसरा फलन का व्युत्क्रम और तीसरा द्विआधारी संक्रिया। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं फलनों का संयोजन। तो फलनों का हमें संयोजन करना है, तो सबसे पहले हमें इस बात का मालूम होना चाहिए कि फलन क्या होता है। तो सबसे पहले हम फलन की चर्चा करते हैं। वैसे आप पिछली क्लास में ये पढ़ चुके हो, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि फलन क्या है। तो साथियों देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा समुच्चय सेट। जैसे मैंने एक सेट लिया A1 2 3। आप जानते हैं कि किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मंझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। 1 2 3 इस सेट के एलिमेंट्स हैं। दूसरा सेट मैंने लिया सेट B इक्वल्स टू AB। इसके ये 2 एलिमेंट हैं, A और B। आप जानते हैं कि किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर्स में लेते हैं। अब हम इन दोनों समुच्चयों का, इन दोनों सेट्स का कार्टीजन प्रोडक्ट करते हैं, कार्तीय गुणन। तो दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणन करने का हमारा तरीका होता है A क्रॉस B इक्वल्स टू 1A 1B 2A 2B 3A 3B। ये जो छोटे ब्रैकेट में लिखे हैं ये कहलाते हैं क्रमित युग्म। तो A क्रॉस B, A और B का कार्तीय गुणन उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा जिसका पहला अवयव A से तथा दूसरा अवयव B से लिया जाए। कार्तीय गुणन में हम देखते हैं कि हमने क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं। तो युग्म का मतलब अब सेट A और सेट B दोनों के एलिमेंट्स में एक युग्म, एक कनेक्शन बन चुका है। इस कनेक्शन से, इस कार्तीय गुणन से हमारी रिलेशन की परिभाषा निकल कर आती है। रिलेशन संबंध। तो कैपिटल R उसका पहला अल्फाबेट लेकर हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे, और इसे डिफाइन करने का हमारा तरीका होगा जैसे R सच दैट A to B। इसका मतलब है कि कोई संबंध समुच्चय A से समुच्चय B पर परिभाषित है। परिभाषित करने का हमारा तरीका क्या होगा? मैं एक सेट A लेता हूं, दूसरा सेट B लेता हूं। A से B में हमें रिलेशन R अप्लाई करना है। A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, B के एलिमेंट्स हैं A B। मैं इन एलिमेंट्स को कनेक्ट करता हूं। 1 से B को किया, 2 से भी B को किया, 3 से A को किया और 3 से B को भी किया। A से B में कनेक्ट करने पर सेट B के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कहेंगे प्रतिबिंब, इमेज। अर्थात मैं कहूंगा कि एक का प्रतिबिंब B है, एक की इमेज B है, 2 की इमेज भी B है। इसी प्रकार सेट A के जो एलिमेंट्स हैं ये सेट B के एलिमेंट्स के कहलाते हैं पूर्व प्रतिबिंब, अर्थात प्री इमेज। B के अवयव A के अवयवों के प्रतिबिंब कहलाएंगे, A के अवयव B के अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब कहलाएंगे। रिलेशन को
हमारा लिखने का तरीका है, जैसे R बराबर 1 को किससे कनेक्ट किया, B से, 2 को किससे कनेक्ट किया, B से, 3 को किससे कनेक्ट किया, A से, और 3 को कनेक्ट किया B से। ये क्रमित युग्मों के रूप में हमारा एक संबंध है। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो ये क्रमित युग्म आए हैं वो सभी इस A क्रॉस B के ही एलिमेंट है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी संबंध R सच दैट A टू B A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय होता है। अब इस रिलेशन से हम 3 चीजें पढ़ चुके हैं, प्रांत, डोमेन, परिसर, रेंज और सह प्रांत, कोडोमेन। प्रांत किसी भी रिलेशन में R सच दैट A टू B में A के उन अवयवों का समुच्चय होता है जिनके प्रतिबिंब B में विद्यमान होते हैं। जैसे यहां 1, 2, 3 A के एलिमेंट हैं और सभी एलिमेंट्स के प्रतिबिंब B में हैं। इसका मतलब 1, 2, 3 पूरा सेट A हमारा प्रांत होगा। तो मैं यहां प्रांत लिख सकता हूं 1, 2, 3। ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, ये केवल सेट होगा। दूसरी बात रेंज, परिसर पर आइए। परिसर सेट बी के वो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज ए में है, जिनके पूर्व प्रतिबिंब ए में है, उनका समुच्चय है। तो यहां ए का भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है और बी का भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए परिसर हुआ हमारा ए बी। तीसरी बात सहप्रांत। सहप्रांत किसी भी रिलेशन जो ए से बी में परिभाषित है पूरा सेट बी होता है। इसमें किसी की प्री इमेज हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं होता। अर्थात यहां सहप्रांत बना ए बी। लेकिन यहां परिसर में भी हमारा पूरा सेट बी आया है, क्योंकि यहां हमें सभी एलिमेंट्स के पूर्व प्रतिबिंब मिले थे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि परिसर में बी का प्रत्येक एलिमेंट ना आए, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परिसर सह प्रांत की उपसमुच्चय होती है या उसके इक्वल भी हो सकती है, जैसा हमें यहां इक्वल प्राप्त हुआ है। ये हमने बात की संबंध की। संबंध से आगे चलकर हम पढ़ते हैं फलन। फलन संबंध का ही अगला रूप है, उसमें हमें कुछ शर्तों की पालना करनी होती है, वो देखें। फलन को हम उसके पहले अल्फाबेट एफ से लिखेंगे। इसे भी परिभाषित करने का तरीका हमारा उसी प्रकार है जैसे एफ सच दैट ए टू बी। मतलब कोई फलन समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है। सेट ए और बी मैं वही लेता हूं जो अभी हमने रिलेशन में लिए थे, ए 1, 2, 3 और बी ए बी। डायग्राम बनाते हैं। ये सेट ए और ये सेट बी। ए टू बी ये हमने फंक्शन बनाया 1, 2, 3 ए बी। साथियों रिलेशन में हमने ए के किसी भी एलिमेंट को सेट बी के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट कर दिया। वहां हमें किसी शर्त की पालना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसा रिलेशन आपको दिया जाए आप उसी प्रकार किन्हीं एलिमेंट को कितनी भी बार किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिलेशन फंक्शन तभी बनेगा जब कोई फलन ए से बी में यदि परिभाषित है तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में
केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। देखिए 1 को कनेक्ट किया बी से, 2 को कनेक्ट किया बी से और 3 को कनेक्ट किया ए से। ए के प्रत्येक एलिमेंट को मैंने बी में जोड़ दिया और ए के किसी भी एलिमेंट को एक से ज्यादा बार नहीं जोड़ा। तो रिलेशन से फंक्शन पर जाते वक्त हमें केवल इस शर्त की पालना करनी होती है। इसे क्रमित युग्मों के रूप में मैं लिखूं तो f इक्वल्स टू 1b 2b 3a। आप यहां देखेंगे इन सभी क्रमित युग्मों के पहले एलिमेंट्स सेट ए से हैं और केवल एक ही बार आए हैं और सभी आए हैं। पीछे वाले एलिमेंट्स सेट बी से हैं, पीछे वाले एलिमेंट्स इमेज हैं। ये इमेज एक से ज्यादा बार किसी एलिमेंट की बनती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ध्यान रखना है केवल सेट ए के एलिमेंट्स का। बाकी सारी चीजें प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत, परिसर और सह प्रांत, वो सारी चीजें रिलेशन में मैं बता चुका हूं, वही फलन में होंगी, वही फंक्शन में होंगी। इसके बाद फलन हम रिवाइज कर चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फलनों का संयोजन। तो हम फलनों को संयोजित किस प्रकार से करेंगे ये देखें। मैंने पहला फलन लिया f सच दैट a टू b और दूसरा कोई फलन है g सच दैट b टू c। अब f भी एक फलन है और g भी एक फलन है। हमें इन दोनों फलनों को संयोजित करना है, इन्हें इनका कंपोजिशन करना है हमें। तो पहला a से b में है, दूसरा b से c में है, तो हम a से b पर, b से c पर जाकर इनको कंपोजिट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेट a लिया 1 2 3, दूसरा सेट b लिया a b c और तीसरा सेट c लिया p q r। a से b पर डिफाइन फंक्शन है f, b से c पर डिफाइन फंक्शन है g। मैं f को कनेक्ट करता हूं 1 to b 2 to a 3 to c। देखिए फलन की शर्तों की पालना होती है। g और c को मैंने कनेक्ट कर दिया r से। f भी कोई फंक्शन हुआ, g भी कोई फंक्शन हुआ। तो सबसे पहली शर्त f a to b g b to c, तो मैं कंबाइंड कर रहा हूं। जैसे यदि मैं लिखता हूं g o f, o फॉर ऑपरेशन, इसका मतलब हुआ फंक्शन f के ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं g को। तो f g पर किस प्रकार ऑपरेट होगा, f का डोमेन लीजिए a, हम शुरुआत a से करेंगे। f ने हमें a से b पर पहुंचाया, उसके ऊपर हमने g अप्लाई किया तो g हमें b से c पर पहुंचाएगा। तो इसका मतलब GOF की हमारी जो कनेक्टिविटी हुई वो बनी A to C। तो हमारा ये संयोजन है। इस संयोजन के परिभाषित होने का दायरा होगा A से C पर। यदि मैं बात करूं FOG की, FOG का मतलब है G के ऊपर हमें अप्लाई करना है F को। तो यहां देखिए G B to C है, इसका मतलब हमने शुरुआत B से की और हम पहुंचे C पर। अब यदि मैं उसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं F को, तो अब इस F के अंदर C है ही नहीं, C है ही नहीं, तो हम तो G अप्लाई होने पर C पर है। C F के अंदर नहीं है तो हम उसके ऊपर अब F को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब
हमारे इस प्रकार की परिभाषित होने पर GOF तो परिभाषित होगा लेकिन FOG परिभाषित नहीं होगा। तो आपको इस शर्त का ध्यान रखना है कि फलन संयोजित तभी हो पाएंगे जब इस प्रकार की शर्तों की पालना हम कर सकें। अब यदि मैं इन्हें क्रमित युग्मों के रूप में लिखना चाहूं तो हमारा रिलेशन F था, F इक्वल्स टू 1 को कनेक्ट किया B से, 2 को कनेक्ट किया A से, 3 को कनेक्ट किया C से। G की बात करें, A टू Q, B टू Q एंड C टू R। F और G हमें ये फलन दिए हुए थे। अब हम F और G दोनों को संयोजित करके GOF बनाना चाह रहे हैं। तो इस GOF का दायरा मैंने बता ही दिया कि A टू C होगा। इसका मतलब अब हमारी जो कनेक्टिविटी है वो डायरेक्ट A से C पर बन जाएगी। मतलब इस प्रकार, इस रिलेशन को मैं नाम दे सकता हूं GOF। GOF के क्रमित युग्म किस प्रकार बनेंगे? 1 से पहुंचे हम B पर और B से पहुंचे हम Q पर। इसका मतलब पहला क्रमित युग्म बन गया 1Q। 2 से पहुंचे A पर, A से पहुंचे Q पर, इसका मतलब 2Q। 3 से पहुंचे C पर, C से पहुंचे R पर, इसका मतलब 3R। तो देखिए GOF A टू C डिफाइन था। तो अब इन सभी क्रमित युग्मों का पहला एलिमेंट A से है, दूसरा एलिमेंट C से है, P, Q और R। अब B के एलिमेंट्स इस संयोजन में हमें दिखाई नहीं देंगे। ये हमने दो फलनों को संयोजित करने का तरीका सीखा। दो फलनों को संयोजित करना हम सीख चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं 3 फलनों के संयोजित करने की। 3 फलन मैं लेता हूं। पहला F such that A to B, दूसरा G such that B to C और तीसरा H such that C to D। मैंने माना कि इस पहले फलन F से सेट A से मैं कोई भी एक एलिमेंट X ले रहा हूं। इस X के ऊपर मैं फलन अप्लाई करता हूं F, तो ये बन जाना है F ऑफ X। F ऑफ X जो बन चुका है, इसके ऊपर मैंने दोबारा दूसरा फलन अप्लाई किया G, तो अब ये बन जाना है G ऑफ F ऑफ X। F ऑफ X के ऊपर G अप्लाई कर चुके हैं हम। अभी हम तीसरा फलन H और इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। तो H के अप्लाई हो जाने के बाद ये बन जाएगा H G F ऑफ X। तो डायरेक्टली अब यदि X पर 2 फलन अप्लाई हो जाने के बाद की बात करें, तो इस X पर पहले F अप्लाई हुआ, उसके ऊपर G अप्लाई हुआ। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये एक साथ फंक्शन बन गया GOF। G और F दोनों कनेक्ट हो चुके हैं, जहां F के ऊपर अप्लाई हुआ है G। इसी प्रकार यदि तीनों फलनों के संयोजित हो जाने के बाद की बात की जाए, तो X पर पहले F अप्लाई हुआ, फिर G अप्लाई हुआ, फिर H अप्लाई हुआ, तो हम उसे लिखेंगे HOGOF। ये 3 फलनों का संयोजन है। यदि हम इनके परिभाषित होने की बात करें, तो GOF के परिभाषित होने की रेंज होगी, F से शुरुआत करें। F की शुरुआत थी A से।
एफ ने हमें पहुंचाया ए से बी पर, जी अप्लाई होने पर बी ने हमें पहुंचाया सी पर। इसका मतलब दोनों फलनों के कंबाइंड हो जाने के बाद GOF परिभाषित होगा ए से सी पर। इसी प्रकार बात HOGOF की जाए तो सबसे पहले F हमें लेकर गया ए से बी पर, G लेकर गया बी से सी पर और H ने पहुंचा दिया सी से डी पर। इसका मतलब HOGOF तीनों फलनों के संयोजित हो जाने के बाद हम ए से पहुंच जाएंगे डी पर। यह हमारा परिभाषित होने का दायरा होगा। मैं इस डायग्राम को एलिमेंट्स लेकर आपको समझाता हूं कि हम किस प्रकार से ए से सी या ए से डी पर पहुंचेंगे। उसके लिए देखें, F such that A to B है, G such that B to C है और H such that C to D है। तो मैं सेट A, B, C और D इन्हें अपने तरफ से मानता हूं। A, B, C और D। A से B पर अप्लाई करना है F को, B से C पर G को और C से D पर H को। माना A के एलिमेंट्स 1, 2, 3, B के एलिमेंट्स ABC, C के एलिमेंट्स PQR और D के एलिमेंट्स LM। मैं कनेक्ट करता हूं, 1 से C को किया, 2 से B को किया और 3 से A को किया। इसी प्रकार A से R को किया, B से Q को किया, C से P को किया, P से M को किया, Q से भी M को किया और R से L को किया। मैंने फलन की शर्तों की पालना करते हुए इन्हें कनेक्ट कर दिया। यदि मैं चाहता हूं GOF, तो GOF के परिभाषित होने का दायरा होगा A to C। और दूसरी बात यदि हम करते हैं HOGOF की, तो उसका परिभाषित होने का दायरा होगा A to D। GOF लिखने के लिए F से शुरुआत करें। एक का प्रतिबिंब है C, C का प्रतिबिंब है P, तो GOF में एक का प्रतिबिंब बना P, एक P। 2 का प्रतिबिंब है B, B का प्रतिबिंब है Q, इसका मतलब ये बना 2Q। 3 का प्रतिबिंब है A का प्रतिबिंब है R, इसका मतलब ये बना 3-2R। अब मैं बात करता हूं 3 के संयोजन की। तो 3 के संयोजन में हम लिखेंगे HOGOF। HOGOF में A से अब हमें डायरेक्टली पहुंचना है D पर। एक का एलिमेंट है C, C का प्रतिबिंब है P और P का प्रतिबिंब है M। इसका मतलब एक का प्रतिबिंब बना M। 2 का प्रतिबिंब है C, C का प्रतिबिंब है B। 2 का प्रतिबिंब है B, B का प्रतिबिंब है Q और Q का प्रतिबिंब है M। इसका मतलब 2 डायरेक्टली कनेक्ट हुआ M से। 3 का प्रतिबिंब है A का प्रतिबिंब है R का प्रतिबिंब है L। इसका मतलब 3 डायरेक्ट कनेक्ट हुआ L से, तो 3L। ये 3 फलनों को संयोजित करके क्रमित युग्म के रूप में हमने लिखा है। तो ये